नमल। नौशरवान के जाने के बाद फारिस कुछ देर फूडली एवर आफ्टर के काउंटर पे बेमकसद हिसाब किताब चेक करता रहा। फिर बाहर निकल आया। वो बहुत खामोश था, चेहरा बिल्कुल सपाट, जैसे हर तरफ सकूत हो, सन्नाटा हो। वो उसी खामोशी से कार में बैठा और उसे बेमकसद सड़कों पे दौड़ाता गया। तारकोल की गर्म देखती सड़कें, साथ से भागते दरख्त और जिंदगी भी पीछे को भागने लगी थी। जरताशा के कत्ल को 2 दिन हुए थे शायद। वो अब रोज़ जुमर की खैरियत पूछने जाने लगा था। बार बार वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि उस रोज़ वो और जरताशा वहाँ क्या कर रही थी। जब जुमर होश में ना आई और उसे कोई जवाब न मिल पाया तो वो दूसरे रिश्तेदारों से जवाब मांगने लगा। उसकी दोस्तें, घर वाले, किसी को कुछ बताया हो जरताशा ने, मगर कोई भी बाखबर ना था। सफ़ेद धुंध आंखों से हटी तो उसकी सारी हिसियात जागने लगी। वो जरताशा की मौत का सुराग लगा कर रहेगा, ये तो तय था, मगर कहाँ से और कैसे। उसने जरताशा का कमरा खंगाला, हर शय तलपट कर दी, और तभी उसको ड्रेसिंग टेबल की दराज से वो सीडी मिली। वो हाशिम की बेटी की सालगिरह की मूवी थी। वो कैप्शन पढ़कर ही रख देता, मगर यूं ही बॉक्स खोला तो अंदर एक पीला पोस्ट इट नोट लगा था। जरताशा की आदत थी, घर में हर जगह बिलखुसूस फ्रिज पे पीले नोट्स लगा कर रखती थी। ग्रोसरी में क्या लाना है, किसकी सालगिरह आने वाली है, ये भी उसने लगाया था। वो ठहर कर देखने लगा। उसमें 2 मुख्तलिफ नंबर्स लिखे थे, 2 औकात। दोनों के दरमियान तकरीबन 2 घंटे का वक़्फ़ा था। वो मूवी उठा लाया और उसे लैपटॉप में लगा कर देखने लगा। वो पार्टी के ही औकात कार थे। वीडियो के कोने में वक्त लिखा आ रहा था। उसने मुतलका वीडियो तक वीडियो फॉरवर्ड की। वो लाउंज का मंजर था। उसने दूसरे वक्त तक फॉरवर्ड की। वो भी लाउंज का मंजर था। इन दोनों मनाज़र में कुछ ख़ास ना था। तकरीब के आम से मनासर थे, उनमें सभी मेहमान मौजूद नजर आ रहे थे। फिर जरताशा ने इन दोनों औकात को नोट क्यों किया। वो दोबारा देखने लगा। पहले वक्त में खावर सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दे रहा था और दूसरे पॉइंट पे वो लाउंज की सीढ़ियाँ चढ़ता दिखाई दे रहा था। बाकी सब वैसे ही था, अलबत्ता इन दोनों नुकात के दरमियान 1.5-2 घंटे के लिए खावर कहीं नजर न आता था। तब पहली दफ़ा उसे शक हुआ, मगर उसने सर झटक दिया। मगर फिर ज़्यादा मौका न मिला, क्योंकि अगले रोज़ पुलिस उसको गिरफ्तार करने आ पहुंची। जुमर यूसुफ ने बयान में न सिर्फ उसको नामजद किया था, बल्कि लंबी सी कहानी भी सुनाई थी। फारिस ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो गिरफ्तार भी हो सकता है। इस गिरफ्तारी ने उसे शदीद धचका लगाया था। साथ ही बार बार आता, सफाइयाँ देता, उम्मीदें दिलाता, मगर उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। थाने का हवालात अजीब सा था, घुटन ज़्यादा जगह, जहाँ मुस्तकबिल तक तारीख नजर आता था, और उन्हीं तारीख रातों में वो बैठकर जरताशा की सिटी के बारे में सोचता रहा। अगर वो पार्टी में नहीं था तो खावर भी नहीं था, और खावर को तो हाशिम चलाता था। तो क्या हाशिम? लेकिन फिर और कौन हो सकता था? कौन उसके घर में उसकी गन निकाल सकता था, उसकी कार में सबूत रखवा सकता था? इतना करीब कौन था आखिर? उस रोज़ साथी उसे जेल में देखने आया तो वो फट पड़ा, कह दिया कि उसे हाशिम पे शक है। साथी अलग से मलामत करने लगा और अंदर आता हाशिम अलग तरीके से शुरू हो गया। वक्ती तौर पे वो चुप हो गया। क्या हवालात उसे ज़हनी तौर पे इतना पस्त बना चुके थे कि वो अपनों पे शक करने लगा था? उसने फिर सोचों को जहन से झटक दिया। सारा ख़ानदान एक तरफ और जुमर एक तरफ। जुमर ने बयान वापस नहीं लिया। नतीजतन उसको 14 रोज़ बाद जेल भेज दिया गया। थाने का हवालात मुख्तलिफ शायद थे। दुनिया में तमाम मुलज़िमों को थाने के हवालात में रखा जाता है। मुलज़िम यानी वो जिसके केस का अभी फैसला नहीं आया, मगर पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ मुलज़िमों को भी मुजरिमों के साथ जेल में भेज दिया जाता है। और जेल हवालात जैसी नहीं होती। जेल एक बहुत बड़ी तारीख मुहीब सी दुनिया थी, जिसके अंदर अजीब लोग बसते थे, अजीब दास्तानें पनपती थीं। जेल में ए, बी और सी क्लास थी। हर क्लास के अपने ब्लॉक थे। तालीम याफ्ता और दौलतमंद लोगों को ए या बी क्लास में भेजा जाता था। उसको भी एक क्लास अलाट हुई थी। ये अलॉटमेंट अदालत ने करके दी थी, मगर जिस लम्हे वो जेल में दाखिल हुआ, वो सारी कहानियाँ जो उसने करातीन के बारे में सुन रखी थी, वो सच साबित होने लगी। उसे डराया गया, समझाया गया कि जेल का करातीन ऑफिसर, जिसको
देसी अंदाज में करातीन कहा जाता था। जेल के स्याह और सुरमई का मालिक है, क्योंकि यहाँ कोई सफ़ेद ना था। वो तय करेगा कि आप किस ब्लॉक में जाएंगे। वो तय करेगा कि आपको जेल का खाना खाना है या आपके रिश्तेदारों का भेजा मनोसलवा आपको मिल सकता है। वो तय करेगा कि आप 4-5 अफराद के साथ मिलकर खुफिया चूल्हा रख सकते हैं या नहीं। हांडी वाल आपके साथ क्या सलूक करता है और आपके रिश्तेदारों का हर मुलाकात पे उसे 25,000 रिश्वत देनी है या 50,000, ये सारे फैसले करातीन करेगा। उसे करातीन से नहीं बिगाड़नी थी, उसे करातीन को खुश रखना था। करातीन ने उसे देखते ही पहली बात यही कही थी कि तुम वही हो ना जिसकी बीवी और जिसका भाई। और दूसरी बात का मौका वो उसे नहीं दे सका। हवालात की सारी फ्रस्ट्रेशन उसने करातीन पे निकाली। वो उसे दबोच कर गिरा के मारने लगा। इतना पीटा कि आंखें करीब से खून की नदी की सूरत बहने लगी। उसके बाद करातीन ने चंद हफ्ते किसी को उससे मिलने ना दिया और उसको सी क्लास अनायत कर दी। उसको खाने में सबसे घटिया नस्ल का खाना मिलता और बात बात पे रिश्वत तलब की जाती। इस करातीन का नाम जलालुद्दीन आतिश था और उससे हर शख्स खार खाता था। कोई उसके ताल्लुकात से चलता था तो कोई उसकी ताकत से खायब था। आतिश इस जेल का बादशाह था। वो जानकर फारिस के सामने ऐसे मौके पैदा करता, ऐसी बातें कहलवाता कि फारिस को गुस्से में आकर मारने लग जाए, मगर वो उसे दोबारा नहीं मार सका। करातीन को पहले दिन मारने और फिर जेल में आगे पीछे आध दर्जन कैदियों को मुख्तलिफ मौके में पीटने के बाद उसे एहसास हुआ था कि वो अकेला होता जा रहा है। उसे हर वक्त अपनी निगरानी खुद करनी पड़ती थी। उसका कोई दोस्त ना था और वो हर एक से चौंकना था। उसे तनहा देखकर कोई भी उसे मार देता। ये खौफ उसके अंदर जड़ पकड़ता जा रहा था। चंद दिन बाद उसे एहसास हुआ था कि जेल के किसी कैदी की शिकायत किसी पुलिस एहलकार से नहीं की जाती, चाहे दुनिया को कोई भी मुल्क हो और चाहे वो कैदी आपको चाकू भी क्यों ना मार दे। बस इतना कहो कि हादसा था, बस इतना बताओ कि मेरी अपनी गलती थी, क्योंकि इस कैदी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, मगर बाद में आप दोनों को एक साथ एक ही जेल में गुजारा करना है। जब कोई कैदी किसी दूसरे की शिकायत करता है तो सारे कैदी उसके खिलाफ हो जाते हैं और कोई उस पर एतमाद नहीं करता। ऐसी जगह जो आम आदि मुजरमों, कातिलों, गुंडे, उचक्कों से भरी हुई है, वहाँ दोस्तों के बगैर गुजारा नहीं है और दोस्त उसके कोई थे नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मज़ीद गैर महफूज और फिक्रमंद रहने लगा। उसने लड़ना झगड़ना बिल्कुल तर्क कर दिया। खामोश रहता, चौंकन्ना रहता, परेशान रहता। उसे समझ नहीं आता था कि वो दोस्त कैसे बनाए, साथी कहाँ से ढूंढे। उसे एक दोस्त चाहिए था, एक मजबूत ताकतवर साथी। सेक्रेटरी साहब जेल के दौरे पे आए थे। एक दिन पहले से सारी तैयारियां हो रही थी। प्रोटोकॉल, नमूदो नुमाइश, छोटे रिकॉर्ड्स। वो खामोशी से अपने हिस्से का काम करता रहा। जिस वक्त सेक्रेटरी साहब उसके करीब से माँ अपने मुसाहिबीन के गुजरे, उसने उनको अंग्रेज़ी में मुखातिब किया और कहा, सर, लोग मेरे बारे में झूठ गढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्टर्स को एयरफोर्स बेस हमले में मुलविस अनासिर की इस जेल में मौजूदगी की खबर मैंने नहीं दी, न ही मैंने पुलिस हुकाम के इस दहशतगर्दी के वाक़े में मुलविस होने का इशारा दिया है। मैं तो सिर्फ अपने घर वालों को ख़त लिखता हूँ। पुलिस के अमले को मना करें, मुझे तंग ना करें। सेक्रेटरी साहब उसको ऑफिस में ले गए, उसको चाय पिलवाएगी और उससे नरमी से पूछा गया कि वो क्या जानता है और अगर उसने मीडिया वालों को इस जेल में दहशतगर्दों के सहूलतकार होने का बताया था तो खैर है, वो उन पे एतमाद कर सकता है। ये एक ऐसा केस था जिस पे गिरफ्तारी से पहले वो काम कर रहा था और उसके कुछ अहम नुकात जानता था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, मगर जितने तरद्दुद से वो इनकार कर रहा था, सामने बैठे आला अफसरान को गुमान हुआ कि पुलिस उसका मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रही है। इस सब के दो नताइज निकल सकते थे, या उसको रिहा करके केस पे काम करने दिया जाता या मुलविस एहलकारों को भी जेल फेंक दिया जाता। दोनों ऑप्शन अच्छे थे। वो बार बार इनकार करता रहा कि वो इस सब खबर के लीक करने में शामिल ना था और ना ही उसने करातीन आतिश का नाम लिया है। आतिश बिल्कुल बेकसूर है और वो तो ऐसा आदमी है ही नहीं जो शवाल की फलां मस्जिद से ताल्लुक़ रखता हो। इस वक्त तो उसको इज्जत से वापस भेज दिया गया, मगर अगले रोज़ से किसी ने आतिश को जेल में नहीं देखा। उसे सादा कपड़ों वाले उठा कर ले गए थे और काफ़ी अरसा उसका कुछ पता न चला। फिर जब तफ्तीश के दौरान वो दहशतगर्दी के सहूलतकारों के इल्ज़ाम से बरी हो गया,
مگر دوسرے کے جرائم قبول کرنے پڑے تو اس کو واپس اسی جیل بھیج دیا گیا، مگر ایک قیدی کے روپ میں۔ اور جس وقت وہ جیل میں داخل ہو رہا تھا، اس کی آنکھ کے زخم کے نشان کو دیکھتے ہوئے فارس قاضی مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس جیسا ایک اکیلا مسافر بھی اس جہنمی مسافر خانے کا مہمان بننے آ چکا ہے۔ یہ وہ جیل تھی جہاں آتش ہر قیدی کا قرضدار تھا، کسی کے جسم پہ چوٹیں لگوانے، کسی کو معذور کرنے اور کسی کو کنگال کرنے کا مجرم تھا وہ۔ اس وقت کے قراتین نے اس کو بھی سی کلاس میں بھیجا تھا۔ نہ پولیس اس کی رہی تھی، نہ قیدی اس کے ہمدرد تھے۔ اس کا غرور، اکڑ، تنتنا سب خاک میں مل چکا تھا۔ وہ خاموشی سے آیا اور فارس قاضی کے قریب بیٹھ گیا۔ اس روز سے وہ دونوں ساتھی بن گئے۔ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بولا کہ دوسرے نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، مگر جیل میں سروائیول سے سب سے اہم چیز تھی۔ اور جب جلال الدین اس کا دوست بنا تو اس نے فارس کو ایک نئی دنیا سے روشناس کروایا۔ گروہ بنا کر جتھے کی صورت کیسے رہنا ہے، جیل کے باقی بدماشوں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اپنی دھاک کیسے اٹھانی ہے، بڑے بڑے گروہوں کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے، اسے جلال سکھاتا تھا۔ وہ قراتین رہ چکا تھا، بہت سو کو اچھے سے جانتا تھا اور اپنی ڈھال کے لیے ایک تنومند زوراور آدمی درکار تھا اسے۔ فارس اس کے لیے وہ ڈھال بن گیا اور وہ دونوں ایک ساتھ جیل میں ایڈجسٹ کرتے گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابر کا برا کر چکے تھے، سو وقت کے ساتھ ساتھ کینہ بھی نکل گیا۔ عجیب سیاستیں تھی جیل کی۔ وہ فارس کو کہتا تھا، اپنے غصے کو قابو میں رکھو، اپنی ساتھ کے لیے نہ لڑو، بھائی اور بیوی کے متعلق ہر بات خاموشی سے سن جاؤ اور پی جاؤ۔ انسان کا ذہن تب کھلتا ہے جب وہ غصے کو مہار ڈالنا سیکھ لیتا ہے۔ مگر وہ آگے سے کہتا تھا کہ وہ انتقام ضرور لے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جلال الدین کو اس سے ہمدردی ہوتی گئی۔ وہ پولیس میں رہ چکا تھا، اے ایس پی سرمد شاہ سمیت بہت سے لوگوں کو جانتا تھا۔ وہ اسے کہتا، سارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ماموں زاد نے تمہیں پھنسوایا ہے۔ اور فارس اندر سے جانتا تھا کہ اس کا دل گواہی دیتا تھا، یہ ہاشم ہی ہے۔ مگر پھر جلال الدین اسے خاموش رہنا بھی سکھا دیا تھا۔ جب ایک دن ساتھی اس سے پوچھنے آیا کہ وہ مشتبہ افراد کی فہرست دے جو زرتاشا اور وارث کے قتل میں ملوث ہو سکتے تھے، تو اس نے ہاشم کا نام نہیں لیا۔ وہ ہاشم کا راز نہیں کھولنا چاہتا تھا، اسے پہلے باہر نکلنا تھا، پھر جلال الدین کی توسط سے بنے دوستوں کو استعمال کر کے اپنا انتقام پورا کرنا تھا۔ پھر ساری دنیا جان ہی لے گی کہ اصل مجرم کون تھا، مگر ابھی نہیں۔ 4 سال اس جیل میں گزرنے کے بعد وہ وہاں کا عادی ہو چکا تھا۔ جب نکلنے لگا تو محسوس ہوا ایک زیادہ بڑی جیل میں جا رہا ہے۔ اس روز جلال الدین نے اسے کہا تھا کہ اب چونکہ وہ اس سے ہمدردی کرنے لگا ہے تو اس کو ایک نصیحت کرے گا، اور وہ یہ کہ وہ انتقام چھوڑ دے، اور اگر لینا ہے تو اسے 2 قبریں کھودنی پڑیں گی۔ فارس قاضی کے پاس انتخاب کا وہ آخری موقع تھا۔ اس نے 2 قبریں چن لیں۔ کار قبرستان کے قریب روک کر چند لمحے وہ خالی خالی نظروں سے دور نظر آتی قبروں کو دیکھتا رہا۔ یہیں آبدار کو بھی دفن کیا گیا تھا۔ وہ ایک دفعہ بھی ادھر نہیں آ سکا تھا کیونکہ دور اندر وہ یہ جانتا تھا کہ ہاشم کے بعد اگر کوئی اس کی موت کا ذمہ دار تھا تو وہ خود تھا۔ زمر ان گزرے 3 دنوں میں باری باری اسے نرمی سے کہتی رہی کہ وہ گلٹی محسوس نہ کرے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر وہ جانتا تھا جس کارما سے وہ دور اندر ڈرتا آیا تھا اس کی پہلی قسط یہی تھی۔ وہ باہر نہیں نکلا، شیشہ اوپر چڑھایا اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں بڑھاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ چہرہ ابھی تک سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ آج بھی عدالتی احاطے میں ویسا ہی راج تھا جیسا وہ پچھلے کئی ماہ سے دیکھتے آ رہے تھے۔ گرمی اور حبس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ زمر سب سے تاخیر سے پہنچ رہی تھی اور اس کے انداز کے مطابق باقی سب اس وقت کورٹ روم کے باہر پہنچ چکے تھے۔ وہ گھڑی دیکھتی راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سینے سے فائل لگا رکھی تھی، گھنگریلے بال ہاتھ بندھے رکھے تھے اور سن گلاسز ماتھے پہ ٹکی تھی۔ چہرہ سنجیدہ مگر پرسکون نظر آتا تھا۔ ایک موڑ مڑی تو بے اختیار ٹھٹکی۔ سامنے نوشیروان کھڑا تھا اور اس کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں آمنے سامنے رک گئے۔ زمر نے ساتھ موجود دونوں وکلاء کو آگے جانے کا اشارہ کیا اور خود گہری سانس لے کر فرصت سے شیرو کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کو اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں مجھ سے بات کیسی ہیں آپ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو زمر نے لب بھینچ لیے، پھر اسبات میں سر کو خم دیا، ذرا سا مسکرائی۔ ٹھیک ہوں۔ مسکراتی بھوری آنکھوں کو اس کے چہرے پہ جمائے وہ عادتاً گال سے ٹکراتی لٹ انگلی پہ لپیٹنے لگی تھی، اور اس سب کا بھی تھینک یو جو آپ نے میرے لیے کیا۔ اچھا، وہ تلخی سے ہنس دیا۔
मुझे लगा आप लोग एक्नॉलेज तक नहीं करेंगे। मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। थैंक यू। और क्या कोई मेरे खिलाफ केस वापस लेने का सोचेगा भी या नहीं? नौशरवान, जुमर ने गहरी सांस बाहर को खारिज की। आपने मेरे ऊपर एक एहसान किया है। एहसान का मतलब एहसान के सिवा कुछ नहीं होता। मैं आपके साथ एक अच्छे मशवरे की सूरत भलाई करना चाहूँगी। आज से हाशिम को अपने गवाह पेश करने होंगे, मगर इससे पहले जज साहब आपको कटहरे में बुलाएंगे। शेरू के आंसू हैरत से कटे हुए। मगर मैं कह चुका हूँ कि हल्फ लेकर अपने खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगा। वो और चीज़ होती है, ये और चीज़ है। इसमें हल्फ नहीं लेना और सच बोलने की पाबंदी भी नहीं है। झूठ बोलेंगे तो भी सज़ा नहीं होगी, चाहें तो खामोश भी रहें। जज साहब को इख्तियार होगा कि आपसे चंद सवालात पूछें अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए, और आपके जवाब हत्ता कि आपकी खामोशी से भी वो नताइज अखज़ कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप सच बोल दें, ये आपकी अपने साथ सबसे बड़ी भलाई होगी। सच बोला तो मुझे फांसी हो जाएगी। वो दबा दबा सा गुस्साया था। आपका दिन अच्छा गुजरे। वो साथ से निकल कर चली गई। कोर्ट रूम के बाहर हाशिम खड़ा मोबाइल पर टेक्स्ट कर रहा था। साथ चंद दूसरे अफराद के हमरा हलीमा भी खड़ी थी। दफातन हलीमा हाशिम के करीब आई और आहिस्ता से बोली, मेरे ऊपर जरा मिसेज उमर करेंगी? फिर ये 5 रोज़ पहले जब अचानक पेशी मुलतवी हो गई थी और उस दिन मैं गवाही नहीं दे सकती थी, तो आपने कहा था कि मिसेज उमर अब मुझे क्रॉस नहीं कर सकेंगी। ओह सॉरी, उसने पेशानी छुई। मैं बताना भूल गया। उस रोज़ ही तुम्हारी गवाही हो जाती, लेकिन जुमर ने अपने केस के किसी गवाह को पेश करने के लिए मोहलत मांग ली थी, और फिर मेरा ख्याल था वो किसी लंबे सफ़र पे जाने वाली हैं। मगर उसने अफसोस से गहरी सांस ली। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए आज वही तुम्हारे ऊपर जरा करेंगी। वो हशाश बशाश नजर आ रहा था। बात करते करते मुड़ा तो देखा जुमर सामने से जल्दी आ रही थी। दोनों की नज़रें मिली। हाशिम मुस्कुरा के आगे बढ़ा। मिसेज उमर, मैंने सुना था किसी हादसे में फंस गई थी। फूल भिजवाए थे मैंने हॉस्पिटल। अब ठीक हैं आप?